नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम मंजू जी। जय सिया राम। सर, पाकिस्तान तो अपनी जमात के लोगों के बीच में भी अलग थलग पड़ गया है। ओआईसी में आप देखिए, भारत विरोधी प्रस्ताव लेकर आया था जिसे रोक दिया इंडोनेशिया ने, मिस्र ने और बहरीन ने। देखिए, पाकिस्तान की हालत ऐसी खराब है कि इथियोपिया जो बहुत ही गरीब नेशन है, उसने पाकिस्तानी भिखारियों को बाहर भेज दिया। आपको मालूम है पाकिस्तान की जो भिखारी की इंडस्ट्री है, बेगर इंडस्ट्री, इट इज वर्थ ग्लोबली $42 बिलियन। आप सोचिए, इथियोपिया जो उनसे बहुत नीचे है, उन्होंने भी बोल दिया हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए। और आपको बता दूं, जो इजिप्ट के राष्ट्रपति है सीसी जी, वो लास्ट ईयर आए थे भारत के अंदर एज अ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे फंक्शन। इस साल इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है प्राबो सुबियांतो, वो आए थे। और उन दोनों को मालूम है कि भारत के साथ रहने में उनका फायदा है। दोनों देश भारत के डिफेंस सिस्टम्स में इंटरेस्टेड है, जैसे ब्रह्मोस और आकाश, ये सब में इंटरेस्टेड है। बातचीत चल रही है। रिगार्डिंग बहरीन, मेरे ख्याल से 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे उधर। तो वहां पे स्पेस और फिर बाद में हमारा रुपए कार्ड का यूज करना, फिर हमारे दोनों के बीच में एक तरह से पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाना। और एक चीज ये देखिए कि उन्होंने अपना हाईएस्ट ऑनर ऑफ अवार्ड बहरीन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। तो उन्होंने एक तरह से ओआईसी में भारत का दमखम बढ़ रहा है, ये चीज बताया जा रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि ट्रेड रिलेशन इज इम्पोर्टेंट। और ये तो देखिए कि मोदी जी के कारण ही हमें यूएई में द फर्स्ट हिंदू टेम्पल हमें देखने को मिला है। ये भी देखने की बात है। और उमेश जी, बहरीन में ही असदुद्दीन ओवैसी गए हुए हैं डेलीगेशन के साथ। उनका बयान इस वक्त बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान की खाट खड़ी की है। उनका कहना है कि कुरान में कहीं नहीं है कि आप बेगुनाह लोगों का इस तरह से मारो। धर्म पूछ पूछ कर मारा गया है और इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। ये सारी बातें उन्होंने वहां पर कही है। देखिए, इसका मतलब यही है कि वो ओवैसी जो है, जिन्होंने अपने अभी सुर बदले हैं। और एक तरह से मुझे ये लगता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री ने जो डिप्लोमेसी की है, उनको 8 से 9 मुस्लिम नेशन से हाईएस्ट ऑनर ऑफ अवार्ड मिला है। सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान ने उनको जो स्वागत किया है, यूएई के मोहम्मद बिन जायद, कतर के जब शेख आए थे, भारत के प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया है। कहीं ना कहीं मैसेज पहुंच गया है ओवैसी को कि आपको भारतीय का टोन आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि डी रेडिकलाइजेशन सारे गल्फ में चल रहा है। और भारत में भी करना जरूरी है। जो वहाबी सलाफिस्ट देवबंदी फिलोसफी जो बाहर से आई थी, उसको हटाना जरूरी है। तो ओवैसी का बयान एक तरह से बहुत ही सही है। और एक तरह से ओवैसी खुद उभरना चाहते हैं कि भारत के अंदर एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम वॉइस बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कि पहले यही आदमी था जो एक तरह से जो भड़काऊ भाषण दे रहा है, वो आज अपना भारत का स्टैंड रख के बाहर एक तरह से इंडिया की तरफ से एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीडर के रूप में उभरना चाहता है। दिस इज अ वेलकम साइन एंड दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ मोदी जी। अगर मोदी जी की डिप्लोमेसी काम आ रही है, कि ओवैसी ने भी अपने रंग बदल दिए हैं, उमर अब्दुल्ला ने भी अपने रंग बदल दिए हैं। आप ये देखिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है ओआईसी में उसकी इस तरह से घोर बेइज्जती होना। पाकिस्तान की तो एक ही है कि मैंने तो बता दिया ना कि इथियोपिया भी उनको इज्जत नहीं दे रहा है। बाकी सब छोड़ दीजिए। इथियोपिया इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लीस्ट, जो बोलते हैं समृद्ध नेशन है, बहुत लो है उनकी रैंकिंग में। वो भी पाकिस्तान को इज्जत नहीं दे रहा है। तो आप सोच लीजिए, बाकी नेशन तो क्यों देंगे। आपको मालूम है कि सऊदी से जब जाता है भीख मांगने जाता है, कतर से जाता है तो भीख मांगने जाता है। टर्की कुछ दे नहीं सकता है, बस उसको आश्वासन देता है। उसको वो अपने जो बेकार के ड्रोन्स है, वो पाकिस्तान को बेचता रहता है। तो पाकिस्तान तो जो उसको मिले सस्ते में, जो उसको क्रेडिट दे, उसके साथ चले जाएगा। सबको मालूम है कि पाकिस्तान इज अ न्यूसेंस वैल्यू, उसका कोई यूटिलिटी वैल्यू नहीं है। ये आएगा तो हमसे पैसे लेके ही जाएगा, झूठ बोल के, कैसे भी बोल के, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से बोल के, ग्लोबल उम्मा के नाम से बोल के। बट सबको चाहिए ट्रेड रिलेशन, सबको चाहिए पीस, सबको चाहिए एक तरह से ग्रो। सब लोग ग्रो करना चाहते हैं। आप ये देखिए, सब जगह वही हो रहा है। मोहम्मद बिन जायद देख लीजिए,
अभी ये भी देख लीजिए ना, मोहम्मद बिन सलमान ने हुँ। सऊदी के अंदर वाइन अलाउ कर दिया है एट डेजिग्नेटेड प्लेसेस। तो वहाँ पे रिफॉर्म्स चालू हो चुके हैं। जो एक तरह से जो इस्लाम का जो वर्ज़न है, जो पहले फ़ॉलो किया जाता था, वो रूढ़िवादी वर्ज़न को वो हटा रहे हैं। धीरे-धीरे गल्फ के अंदर ये पहल चालू हो गई है। पर उमेश जी, पाकिस्तान में इस वक़्त सबसे ज़्यादा डर इस बात को लेकर है कि हमारे एनएसए अजीत डोभाल रूस जा रहे हैं और पता नहीं कौन-कौन से हथियारों की खरीद करेंगे। इसको लेकर भी बड़ा डर का माहौल है वहाँ पर। देखिए, एनएसए जो है हमारे अजीत डोभाल जी जा रहे हैं, 2 बैटरीज़ जो हमें अभी भी मिलनी है, जो 2018 में हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उनको पैसे भी दे दिए हैं, उसकी डिलीवरी की वो बात पूछने और एडिशनल जो है बैटरीज़, उसकी बातचीत करने भी जा रहे होंगे विथ डिलीवरी टाइमलाइन हमारे हिसाब से हो, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ना हो। और सेकंड जुलूस ने खुद ही ऑफर कर दिया है एस-500 डिफेंस सिस्टम भारत के साथ डेवलप करने के लिए। और बताया जाता है कि सुकोई 57 भी भारत रूस से ले सकता है, जिसमें रूस ने तो ऑफर भी कर दिया है कि आप हमसे 1/3 दाम से ले लीजिए, जो F-35 देता है। हम आपसे पैसे रुपए में लेने को तैयार हैं, हम को-प्रोडक्शन करने को तैयार हैं, हम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने को तैयार हैं, लोकलाइज़ेशन ऑफ कंपोनेंट्स हम करने को तैयार हैं, आपको एक्सपोर्ट राइट्स भी देने को तैयार हैं, आपको सोर्स कोड भी देने को तैयार है, जिससे अगर आप चाहो तो आपके एवियोनिक्स, रेडार और आपके जो वेपन सिस्टम्स है, आप इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकें। आपको मालूम होगा कि हमने रफाल से उनका सोर्स कोड माँगा था, ब्रह्मोस के इंटीग्रेशन के लिए। रफाल ने मना कर दिया। रशिया हमको ये सब फैसिलिटीज़ भी दे रहा है और एक चीज़ है अंजू जी, आप ये देखेंगे कि आगे जाके र भारत भी ब्रह्मोस से भी अच्छी मिसाइल बना रहा है, स्टार मिसाइल, मैं कभी और बता दूँगा। पर ये ब्रह्मोस का बाप आ रहा है, भारत के अंदर खुद डेवलप कर रहे हैं और ये भारत की स्वदेशी इंजन रहेगी, स्वदेशी टेक्नोलॉजी रहेगी, रशियन निर्मित नहीं रहेगी। रशियन ये जो ब्रह्मोस है, इसी से इंस्पायर होके हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं अपने हिसाब से। पर भारत ने तो अभी हाल ही में 40,000 करोड़ रुपए हथियारों की खरीद के लिए अलग से रखा भी है। और उससे भी तो डर रहा है पड़ोसी देश कि पता नहीं भारत क्या-क्या खरीद रहा है और कौन-सी तैयारी कर रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी सिर्फ पॉज़्ड है। पॉज़ है, थोड़ी देर के लिए रुका है। आगे फिर ठोकेगा भारत, तो पाकिस्तान का डरना तो लाज़मी है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा जो हथियार हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ कर लिए हैं, पाकिस्तान उसको जान चुका होगा। तो हुँ। वो जो भी उसका तोड़ है, उसका अपग्रेडेशन है, वो पक्का करेगा। अब हमें चाहिए नए हथियार, नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके के जो मिसाइल्स हैं और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, उसको हमको अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। तो उसी के लिए आप ये देखिए एनएसए के जो एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी, रशिया गए हुए हैं और वो पुतिन से बात करेंगे और स्टर्न रहेंगे कि आप डिलीवरी हमको टाइम पे करिए। ये ज़रूरी है। हम आपको ऑर्डर दे दें और आप हमको अगर टाइम पे ना दें, तो ऐसे पैसा देने से क्या फ़ायदा? ऐसा डील करने से क्या फ़ायदा? तो दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सुखोई 57 की खरीद पर भी बातचीत होगी, जैसे आप बता रहे हैं कि जो उसकी तकनीकी चीज़ें वो भी शेयर करने को तैयार है रूस भारत के साथ। तो ये जो शायद J-35 जो पाकिस्तान चाइना से लेने की कोशिश कर रहा है, उसके मुकाबले तो कहीं ज़्यादा मतलब एडवांस प्लेन होगा ये, फाइटर प्लेन? देखिए, चाइना का जो प्लेन था जंग फाइटर जेएफ बोलते हैं, जेएफ 17 बोलते हैं। मैं उसको जंग फाइटर 17 बोलता हूँ। उसको हमारे आकाश ने ही उड़ा दिया था। हमें एस-400 भी यूज़ नहीं किया था उसके लिए। अब ये जेएफ 35 है जो पाकिस्तान को चाइना 50% डिस्काउंट में दे रहा है और बताया जाता है 6-7 महीने से पाकिस्तानी फाइटर पायलट चाइना में इसमें ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। और सुकोई 57 आपको मालूम होगा कि ये जो प्लेन है, ये अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है। इसका बताया जाता है कि 75% स्ट्रेंथ है। बट आपको मालूम है अगर हम रशिया से टेक्नोलॉजी लेंगे, तो इसको हम अपने हिसाब से इम्प्रूव भी कर देंगे। भारत के पास अगर बेस टेक्नोलॉजी आ जाता है, तो कैसे जुगाड़ करना हमको आता है। हमने सुकोई में भी सुकोई 30 MK-1 बना दिया, उसको सुपर सुकोई बना दिया। हमने अपने रेडार लगा दिए, हमने अपने एवियोनिक्स लगा दिए, हमने उसके अंदर अपनी मिसाइल सिस्टम्स को फिट कर दिया। तो हमको मालूम है उसका सोर्स कोड क्या रहेगा, ये थोड़ा-सा अपग्रेडेड वर्ज़न रहेगा।
भारत के साइंटिस्ट उसको क्रैक कर लेंगे, क्योंकि जो सोर्स कोड रहता है वो मिलियंस ऑफ लाइन्स का रहता है। इसको समझना में भी प्रॉब्लम हो जाता है। भारत ऑलरेडी इस सोर्स कोड को जानता है। इनके भारत के जो एनालिस्ट है, दे नो द सोर्स कोड, तो उसको डेसिफर भी कर सकेंगे, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और अपने वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट भी कर पाएँगे। उमेश जी, भारत का जो डेलीगेशन विदेश गया हुआ है, 7 डेलीगेशंस गए हुए हैं, वो इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार रहना खतरनाक है सबके लिए। वो कभी भी आतंकवादियों के हाथ में जा सकता है। और एक खुफिया रिपोर्ट आई है यूएस की, उसमें भी इस बात का खुलासा हुआ है कि अब पाकिस्तान जो है अपने इन्हीं परमाणु हथियारों को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत का मुकाबला कर सके। ऐसे में उस पर लगाम लगाना जरूरी है। ये यूएस की खुफिया रिपोर्ट कह रही है। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी में हमने बोला था कि आपको पानी जब चाहिए हम छोड़ेंगे नहीं, और जब आपको नहीं चाहिए हम आपको छोड़ेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, वो पंजाब प्रोविंस में लोकेटेड है, और पंजाब प्रोविंस से ये इनको जो वाटर होता है, इट इज़ नोन एज़ अ कूलिंग एजेंट। बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर चाहिए उसको मेंटेनेंस के लिए, आपको बता देता हूँ। अब भारत जो पानी रोक रहा है, इसके कारण इनके न्यूक्लियर प्लांट के अंदर मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। उनके न्यूक्लियर प्लांट अगर ऐसे ही चलते रहे तो ये कभी चेर्नोबिल जैसा हो जाएगा पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान को अभी एक तरह से मेरे हिसाब से यूएस चाहेगा कि उनको डीन्यूक्लियराइज़ करने का। तो आपने देखा है कि आईएमएफ ने बोल दिया है कि आपको अपने डिफेंस बजट में 20% रिडक्शन करना पड़ेगा। आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो डिफेंस बजट है वो $8 बिलियन का है। जबकि वो $2 बिलियन सिर्फ न्यूक्लियर एसेट्स को मेंटेन करने में रखता है। अब उनके ऊपर नकेल कसा जाएगा, और आईएमएफ ने बोल दिया है कि हमसे जो पैसा लिया है, आप चाइना को इंटरेस्ट पेमेंट में नहीं कर सकते। हम अपने ऑडिटर बैठाएँगे, आपको हमको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो आपकी बात सही है, अमेरिका ने एडवाइज़री ज़रूर निकाल के रखी है, बट अमेरिका कितना सीरियस है, वी कैन नॉट बी श्योर। क्योंकि कुछ लोग का मानना है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है, ये अमेरिका ने ही पाकिस्तान को दिए हैं, और एक तरह से अब उनको वापस लेने में तकलीफ हो रही होगी, तो इसके लिए उनको एक वार्निंग दे के रखा है कि भैया ये लोग ऑपरेट करने की कोशिश करें, वर्ल्ड ओवर इनके खिलाफ एक तरह से मुहिम बनाया जाए। भारत ने सेंस कर लिया अपॉर्च्युनिटी, तो ये बात पे भी उन्होंने एक तरह से इसको एम्प्लीफाई कर दिया। डीन्यूक्लियराइज़ेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। जैसे आपने बताया कि रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स इसको कभी भी इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में बेच सकते हैं, और आपको मालूम है ईरान रेडी है लेने के लिए, और वो जब उसके पास आ गया तो वो टाइम नहीं लगाएगा, इज़राइल को न्यूक कर देगा। अमेरिका वो अलाउ करेगा नहीं। तो एक तरह से ग्लोबल खतरा है पाकिस्तान, सबको समझाया जा रहा है, ताकि एक तरह से देखिए सबको मालूम होता है, बट उसको एम्प्लीफाई करके जगाना, उनको बताना और उनको बोलना कि कितना बड़ा खतरा है वो देखिए, भारत अभी कर रहा है। इट इज़ अ वेरी गुड डिप्लोमेसी ऑन द पार्ट ऑफ द मोदी जी। पर उमेश जी, जैसा कि आप भी कह रहे हैं और ये बातें भी सामने आ रही हैं कि जितने परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास रखे हुए हैं अमेरिका के हो सकते हैं, और शायद यही वजह है कि किराना हिल्स पर जब रेडिएशन की बात आ रही थी कि नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस गिरा, उसके बाद वहां रेडिएशन में लीकेज हुआ, ये खबरें आ रही थी बहुत ज्यादा। वहां पर मिस्र का जहाज भी देखा गया, बोमोस लेके वहां पहुंचा हुआ था, ये सब बातें आ रही थी। लेकिन जिस तरह की चुप्पी इस पूरे मामले पर अमेरिका ने साध रखी है, रेडिएशन की बात कहीं कोई नहीं कर रहा है, अमेरिकी मीडिया में भी और अमेरिकी सरकार की तरफ से भी नहीं हो रही है। इससे ये बात और पुख्ता होती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में रखे गए परमाणु हथियारों से सीधे सीधे अमेरिका का कनेक्शन है। देखिए, अमेरिका का कनेक्शन पक्का रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने एक तरह से ये जो परमाणु जो तकनीक हासिल की है, AQ खान जो उनके फादर बोला जाते हैं या इंटरनेशनल चोर बोल दीजिए, इन्होंने हम्म। नीदरलैंड से की है और इसको डेवलप भी किया है। और आपको मालूम है पाकिस्तान की माली हालत खस्ता हो गई थी, बिना अमेरिका के सपोर्ट ये पॉसिबल नहीं था। कहीं ना कहीं CIA ने फैसिलिटेट किया है कि पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेवलप हो, ताकि सोवियत यूनियन का एक्सपेंशन ना हो जाए दक्षिण एशिया में। तो इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को एक बफर स्टेट जैसा यूज किया। अब क्या है, पाकिस्तान जो है वो आर्ट ऑफ डिसीविंग में, मैनिपुलेशन में मास्टर हो चुका है। जब उसको पैसे की जरूरत होती है तो वो अमेरिका के पास जाता है, और जब उसको पैसे की जरूरत नहीं होती है, जब उसको लगता है कि चाइना से बात करूं, तो वो चाइना के गुणगान करता है।
तो आपने देख ही लिया होगा ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। इंडिया बार-बार अमेरिका को बता रहा है कि आप समझ लीजिए, आपके न्यूक्लियर वेपन उधर से हटा लीजिए, तब सही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान आपके लिए खतरा हो सकता है। अनदर 9/11 हो सकता है आपकी देश में। आप उन्होंने क्लियर कट वार्निंग दे दी है। आप सही कह रहे हैं कि दूसरा 9/11 भी अमेरिका में हो सकता है। भारत इस तरफ इशारा कर रहा है और इसीलिए आप याद कीजिए कांग्रेस के जो नेता हैं शशि थरूर, वो भी डेलीगेशन लेकर अमेरिका के दौरे पर है। उन्होंने तो न्यूयॉर्क में जाकर वहां पर भी श्रद्धांजलि दी है लोगों को जो ट्विन टावर पर आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को बार बार समझाया है, पिछले 4 दशकों से भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है, डोजियर दिए गए हैं, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की गई है, लेकिन कभी कुछ सुधरा नहीं। वो तो ये भी जोर दे रहे हैं कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए पाकिस्तान को, उसको कोई पैसा ना दिया जाए, क्योंकि सारा पैसा वो आतंकवादियों पर लगाता है। देखिए, बात सही है। अगले महीने जो मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए $20 बिलियन का उनको एड प्रोग्राम चल रहा है। भारत वो सारे जो एड प्रोग्राम है उसको बंद कराने की कोशिश कर रहा है। और आपको मालूम है कि उन्होंने जो हमारे यूनाइटेड नेशंस में हमारे डिप्लोमेट है, उन्होंने बोला है कि पिछले 3 दशक में 20,000 भारतीय इंडियंस वेर किल्ड बिकॉज ऑफ टेररिज्म। आतंकवाद के कारण 20,000 इंडियंस मारे गए हैं। अब तो एक तरह से सिंबोलिज्म देने की कोशिश की है, इक्वलेंस देने की कोशिश की है। अमेरिका में अमेरिका जनता के बीच में एक संदेश देने की कोशिश की है कि बोथ अमेरिका एंड इंडिया, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, दोनों आर द विक्टिम्स ऑफ इस्लामिक जिहादी टेररिज्म। ये एक स्टेटमेंट शशि थरूर जी दे रहे हैं। शशि थरूर जी इज एन इंटरनेशनल डिप्लोमेट। उनको मालूम है कि क्या बोलना है। ही नोज द क्राउड। उनको मालूम है कि उनके साथ कैसे डील करना है। उन्हीं की सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में वो उनको उतारते भी हैं। आपको मालूम है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब उनको बुलाया है, तब उन्होंने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जाके उनको खरी खोटी सुनाई है और बोला है कि कैसे ब्रिटेन ने भारत के $45 ट्रिलियन, $45 ट्रिलियन की का जो लूट एंड प्लंडर किया। तो एक तरह से मैसेज दे रहे हैं और एक तरह से वहां पे पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं। देखिए, पब्लिक ओपिनियन बनाने बहुत जरूरी है उन सब देशों में, ताकि जब पब्लिक को मालूम पड़ेगा कि भारत इज अ विक्टिम, वहां के लोग बोलेंगे अपने सेनेटर्स को, अपने हुक्मरानों को कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। हमारा टैक्स पेयर का पैसा आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, और जो इन्होंने 9/11 कराया था, आप हमसे $33 बिलियन लेके ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा था। तो एक तरह से ये एक मैसेज देना जरूरी है। और शशि थरूर जो काम कर रहे हैं, भारत के जो स्पोक्स पर्सन बन के गए हैं, इससे भारत के अंदर वो यूनिटी और जो हो रहा है इंडिया के अंदर, वो दर्शाया जाता है। जो हमारे जो अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो भारत से पूरे प्लान्स मांगते हैं ताकि वो चाइना को सबमिट कर सके। शशि थरूर जो एक यूनिटी फेस, जो भारत की जो यूनिटी का फेस बन के उभरे हैं, इट्स अ वेलकम चेंज। मैं एक तरह से भारतीय सरकार की सराहनीय करना चाहता हूँ। और साथ में इनको ये भी बताना चाहता हूँ कि एमजे अकबर को भी वापस लेके आए हैं। वो भी इस डेलीगेशन में शायद मिडिल ईस्ट गए हैं, और वहां पे जाके हम एक तरह से आपने देखा है कि हाउ वी आर एबल टू कम्युनिकेट आवर स्टैंड इन द मिडिल ईस्ट ऑल्सो। बस मैं एक और एक चीज चाहूंगा कि हमें, ये मेरा सजेशन है, स्मृति ईरानी को भी एक तरह से भेजना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छी वक्ता हैं और उन्होंने अपना पॉइंट्स भी बरोबर रखते हैं। अगर किसी कैपेसिटी में भेजा जाए इंटरनेशनली, तो शी कैन ऑल्सो पुट फॉरवर्ड द प्लान्स, द विक्टिम, इंडिया के जो नरेटिव है उसको आगे बढ़ा सकती है। ये मेरा मानना है। ये मैं सरकार से लेकिन उमेश जी, सबसे बड़ा मतलब जिसे कहते हैं ना कि फैसला जो मोदी सरकार ने किया, क्योंकि विपक्षी नेताओं को भी एक प्लेटफॉर्म पर लाना आसान नहीं होता है। आप देखिए अभिषेक बनर्जी किस तरह से अपनी बात विदेश में जाकर रख रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता है। असदुद्दीन ओवैसी को देख लीजिए, शशि थरूर को देख लीजिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सबके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। ये बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही है। शशि थरूर तो उनको अच्छा अच्छा सुना रहे, खरी खरी सुना रहे विदेश में बैठकर। उन्होंने तो यहां तक कहा कि डोजियर पे डोजियर हम भेजते रहे, हुआ क्या? कभी भी नहीं सुधरा पाकिस्तान। तो ये संदेश किसके लिए? कांग्रेस के लिए ही है ना।
कांग्रेस के लिए और कांग्रेस में जो अमेरिका के जो कांग्रेस के अमेरिका में जो कांग्रेस के हैंडलर थे, सैम पिट्रोडा के लिए भी है, राहुल गांधी के अलावा। क्योंकि आपने देखा है कि जो भी राहुल गांधी की मीटिंग्स होती है यूनिवर्सिटीज में, वो ही ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी तो एक तरह से एंटाइटल्ड पर्सन है, उनको ये सत्ता एक विरासत में मिली है, उन्होंने इसके लिए जद्दोजहद किया नहीं है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। और आपको मालूम है उसका उनको जवाब मिल गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहां पे जिस हिसाब से वो भागे थे, उनको समझ में आ जाना चाहिए कि चाइना का माउथपीस बनने से अच्छा है कि वो भारत की बात करें। बिल्कुल। अभी आपने ख्वाजा आसिफ की बात की, आप ख्वाजा आसिफ जिस तरह के भाषा बोल रहे हैं अमेरिका को लेकर, उससे साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं अमेरिका और पाकिस्तान के बीच भी रिश्ते ठीक नहीं है। क्योंकि वो तो साफ कह रहे हैं कि आर्म्स बेचने के लिए अमेरिका ही युद्ध के लिए भड़काता है। अगर 2 देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो अपने आर्म्स बेचने के लिए इसको भी भड़काता है, उसको भी भड़काता है, फ़ायदा उसका अपना होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? कटघरे में तो अमेरिका को ही खड़े कर रहे हैं ना, ट्रंप को। देखिए, इससे पहले भी उन्होंने स्टेटमेंट किया कि वी आर डूइंग डर्टी वर्क ऑफ टेररिज्म फॉर हुँ, यूएस एंड यूके फॉर द यूके। पास्ट 3 डिकेड। हुँ, और आप वो वापस पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वी शुड बी सेलिब्रेटिंग इट, एन्जॉयिंग इट। क्योंकि अमेरिका को एक्सपोज़ कर रहे हैं और साथ में वो प्रूव कर रहे हैं कि वो चाइना के माउथपीस हैं। देखिए उन्होंने क्या बोला, 260 वॉर लड़ा है यूएस ने, और एक तरह से इराक, लीबिया, अफ़गानिस्तान एक तरह से बहुत ही समृद्ध नेशन है, जो आज बैंकरप्ट हो गए हैं। और वो चाइना का इक्विवेलेंट देते हैं कि चाइना ने सिर्फ 3 वॉर लड़े हैं। और एक तरह से वो बताते हैं कि कैसे यूएस ने बेनिफिट किया है वॉर इकोनॉमी में। मैं सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ऐसे एक तरह से वो जो ग्लोबल उम्मा में है, अमेरिका के खिलाफ एक एंगर चैनलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है। सेकंड, जिस हिसाब से हमने बोला है, सेकंड 9/11 की तैयारी शायद चालू करने की कोशिश किया जा रहा है। थर्ड, वो चाइना के एक तरह से माउथपीस बन के उभरे हैं। क्योंकि ये सब जो भी नैरेटिव है, ये चाइना बोलना चाहता है। और आज ख्वाजा आसिफ की कोई इतनी बड़ी स्टैंडिंग नहीं है। पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट मतलब एक डमी पोस्ट होता है। आपको मालूम है सारे डिसीजंस आर्मी चीफ लेते हैं। तो वहाँ पे जो पोस्ट है डिफेंस मिनिस्टर की, इट इज़ जस्ट अ डमी पोस्ट। बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। उमेश जी, ओआईसी में पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, वो टर्की और अज़रबैजान के लिए क्या मैसेज है? देखिए, मेरा ये मानना है कि कैसे जैसे अभी टर्की बोल रहा है कि वी शुड स्टार्ट रिजम्पशन ऑफ टाइज, और जिस हुँ, हिसाब से हमने मार्बल्स उनसे मंगाना बंद कर दिया है, टर्की के सेब मंगाने बंद कर दिए हैं, और भी जैसे उनकी जो ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज है टेलीबी, उसको हुँ, बंद कर दिया। इंडिगो के साथ जो टर्की का कोड शेयर एग्रीमेंट है वो हम बंद कर रहे हैं, टूरिज्म हम बंद कर रहे हैं। कहीं न कहीं टर्की की इकोनॉमी में फ़र्क पड़ रहा है। और आपने देखा कि कैसे ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर ने एक तरह से बोला है कि एवरी मनी दैट यू सेंड टू टर्की इज एक्चुअली फंडिंग पाकिस्तान। और उन्होंने बोला है कि भारत को कि आपको आना है तो आप ग्रीस आइए, ग्रीस इज अ वेरी गुड प्लेस टू गो। एंड एक तरह से ग्रीस इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया डिफेंस सेक्टर ऑल्सो। और इंडियन मिडिल ईस्ट ईस्टर्न कॉरिडोर का जो लैंडिंग पॉइंट है यूरोप में, वो एक ग्रीस का ही एक पोर्ट होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस। और इंडिया चाहता है कि इंडिया, ग्रीस, साइप्रस और आर्मीनिया एक तरह से एक अलायंस फॉर्म कर ले, ताकि दे कैन काउंटर टर्की, अज़रबैजान एंड प्रोबेबली पाकिस्तान। ये एक चीज़ बात, ये एक उधर मेडिटेरियन में एक अलायंस शेप अप हो रहा है। आर्मीनिया के साथ हमारे ऑलरेडी एक तरह से वी आर सेंडिंग देम आर्म्स एंड एम्यूनिशन। साइप्रस से बात चालू हो रही है। ग्रीस के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक एंड डिफेंस रिलेशनशिप भी हमारे बैठ रहे हैं। बस मैं यही मुझे यही थोड़ा समझ में आ रहा है। बिल्कुल उमेश जी, मतलब भारत ने डिप्लोमैटिक स्तर पर, पॉलिटिकली हर तरीके से पाकिस्तान को दुनिया में एक्सपोज़ तो किया ही है, उसको अकेला भी कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान से ये जो न्यूक्लियर हथियार थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जिसमें रेडिएशन ऑलरेडी चालू हो चुका है, उसका क्या होता है? क्या अमेरिका वापस ले लेता है या पाकिस्तान के पास ही रहता है? सर, आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम मंजू जी।